वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे चारों तरफ की दुनिया मतलब स्मार्टफोन की स्क्रीन से लेकर घर की खिड़कियों तक सब कुछ असल में बस दो ही चीजों से बना है, धातुएं और अधातुएं। ये हमारी दुनिया के कह सकते हैं फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक बड़ी सी स्काईस्क्रेपर का फ्रेम तो स्टील का बना होता है, लेकिन उसके अंदर की सारी वायरिंग तांबे की क्यों होती है? हैं तो दोनों ही धातुएं, राइट? फिर उनके काम इतने अलग अलग क्यों? भाई, इसका जवाब छिपा है उनकी अपनी अपनी खूबियों में, और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। देखिए, पहली नज़र में तो दुनिया में अनगिनत चीज़ें हैं, है ना? पत्थर, पानी, हवा, पेड़ पौधे। अब सवाल ये है कि वैज्ञानिक इन्हें समझना शुरू कहाँ से करते हैं? तो जवाब है क्लासिफिकेशन से। वो चीज़ों को ग्रुप्स में बांटते हैं, और सबसे पहला सबसे बेसिक बंटवारा जो होता है वो है धातुओं और अधातुओं के बीच। तो ठीक है, इन दोनों ग्रुप्स में हम फ़र्क कैसे करें? इसकी शुरुआत होती है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से। मतलब वो देखने और छूने में कैसे हैं। धातुएं जैसे लोहा या एल्यूमिनियम ज़्यादातर चमकदार होती हैं। उन्हें पीच पीच कर पतली चादर में बदला जा सकता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मैलिबिलिटी। और उन्हें खींच कर पतले तार भी बनाए जा सकते हैं। इसे कहते हैं डक्टिलिटी। और सबसे ज़रूरी, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। अब दूसरी तरफ हैं अधातुएं, जैसे कोयला या सल्फर। ये डल होती हैं, मतलब इनमें चमक नहीं होती। हथौड़ा मारो तो टूटकर बिखर जाती हैं और बिजली को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती। और हाँ, साइंस में असली मजा तो तब आता है जब नियम टूटते हैं, और यहाँ कुछ कमाल के एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि मर्क्यूरी है तो धातु, लेकिन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। फिर सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं हैं। ये इतनी सॉफ्ट होती हैं कि आप इन्हें चाकू से काट सकते हैं, बिल्कुल मक्खन की तरह। और फिर आता है ग्रेफाइट, जो पेंसिल की नोक में होता है। ये कार्बन का एक रूप है, मतलब एक अधातु, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और आयोडीन को देखिए, है तो अधातु पर उसमें चमक बिल्कुल धातुओं जैसी है। तो ये एक्सेप्शंस हमें यही याद दिलाते हैं कि नेचर को सीधे सीधे बॉक्सेस में फिट करना आसान काम नहीं है। धातुओं की डक्टिलिटी, मतलब तार में खींचने की क्षमता कितनी जबरदस्त हो सकती है, इसका एक माइंड ब्लोइंग उदाहरण है ये। सिर्फ 1 ग्राम सोना, बस 1 ग्राम, जरा अंदाजा लगाइए, उसे खींचकर करीब करीब 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अनबिलीवेबल, राइट? यही वो गुण हैं जो धातुओं को इतना इतना यूजफुल बनाते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें कहानी का एक हिस्सा तो बता देती हैं, पर वो ये नहीं समझा पाती कि क्यों सोडियम पानी में जाते ही धमाका कर देता है, जबकि सोना हजारों साल तक वैसा का वैसा चमकता रहता है। इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें उनके केमिकल बिहेवियर को समझना होगा। और यहीं पे आती है रिएक्टिविटी सीरीज, जिसे हम एक रिएक्टिविटी लैडर या प्रतिक्रियाशीलता की सीढ़ी भी कह सकते हैं। ये सीढ़ी धातुओं को उनके केमिकल रिएक्शन करने की रफ्तार के हिसाब से अरेंज करती है। मतलब कौन कितनी जल्दी और कितनी जोरदार तरीके से रिएक्ट करता है। इस सीढ़ी में सबसे ऊपर हैं पोटेशियम जैसी सबसे विस्फोटक धातुएं, और सबसे नीचे हैं सोने जैसी सबसे शांत, सबसे स्टेबल धातुएं। ये लैडर हमें प्रिडिक्ट करने में मदद करती है कि कौन सी धातु कैसा बर्ताव करेगी। तो इस सीढ़ी में सबसे ऊपर कौन है? पोटेशियम और सोडियम। और जब इन्हें पानी में डाला जाता है तो ये सिर्फ फिज नहीं करते, रिएक्शन इतना तेज, इतना वायलेंट होता है कि बहुत सारी हीट और हाइड्रोजन गैस निकलती है, और वो गैस तुरंत आग पकड़ लेती है। ये एक बहुत ही पावरफुल और फ्रैंकली खतरनाक रिएक्शन है। अब सीढ़ी पर थोड़ा नीचे उतरते हैं। यहाँ हमें मिलती हैं लोहा और जिंक जैसी धातुएं। ये ठंडे पानी में तो आराम से पड़ी रहती हैं, कोई रिएक्शन नहीं। लेकिन अगर इन्हें स्टीम यानी भाप के कांटेक्ट में लाया जाए, तब ये रिएक्ट करती हैं और बनाती हैं मेटल ऑक्साइड, मतलब धातु और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड, और साथ में हाइड्रोजन गैस। ये उतना धमाकेदार तो नहीं है, पर हाँ, एक जरूरी केमिकल चेंज जरूर है। और अब आते हैं सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर। यहाँ है सोना, चांदी, तांबा, हमारी कीमती धातुएं। ये पानी के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती, न ठंडे पानी से, न गर्म से, न भाप से। और यही वजह है कि ये हमें नेचर में अक्सर प्योर फॉर्म में मिलती हैं। इनकी यही स्टेबिलिटी, यही अनरिएक्टिविटी इन्हें इतना कीमती बनाती हैं। सोना कितना स्टेबल है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि उसे दुनिया की लगभग कोई चीज़ अफेक्ट नहीं कर सकती, सिवाय एक चीज़ के,
एक्वा रीजिया, जिसका मतलब है शाही पानी। ये हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड का इतना पावरफुल मिक्सचर है कि ये सोने जैसी धातु को भी अपने अंदर घोल सकता है। तो अब ये बात साफ हो जाती है कि किसी धातु की रिएक्टिविटी ही ये तय करती है कि वो हमें नेचर में कैसे मिलेगी और हम उसका इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे। अच्छा, सोना चांदी को छोड़ दें तो ज्यादातर धातुएं हमें नेचर में प्योर नहीं मिलती। वो चट्टानों के अंदर दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड्स बनाकर एक तरह से फंसी हुई होती हैं। इन्हीं चट्टानों को अयस्क या ओर कहते हैं। तो हमारा अगला चैलेंज है, इन ओर्स से शुद्ध धातु को बाहर कैसे निकाला जाए, और इसी साइंस को कहते हैं मेटलर्जी या धातु कर्म। ये पूरा प्रोसेस, ये सफ़र मोटे तौर पर 4 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1 कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ओर में से मिट्टी, रेत जैसी फालतू चीज़ों को हटाना। स्टेप 2 कन्वर्जन टू ऑक्साइड, यानी ओर को उसके ऑक्साइड फॉर्म में बदलना, क्योंकि उससे मेटल निकालना आसान हो जाता है। स्टेप 3 रिडक्शन, इसका सीधा सा मतलब है ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटा देना ताकि हमें कच्ची धातु मिल जाए। और आखिरी स्टेप 4 रिफाइनिंग, यानी मिली हुई धातु को एकदम प्योर करना। अब जो दूसरा स्टेप था कन्वर्जन, उसमें 2 मेन टेक्निक्स हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। सुनने में एक जैसे लगते हैं पर फर्क है। अगर और में धातु सल्फर के साथ जुड़ी है तो उसे बहुत सारी हवा की मौजूदगी में गर्म करते हैं, इसे कहते हैं रोस्टिंग। और अगर और में धातु कार्बोनेट के रूप में है तो उसे लिमिटेड हवा में गर्म करते हैं, इसे कहते हैं कैल्सिनेशन। काम दोनों का एक ही है, और को मेटल ऑक्साइड में बदलना। लेकिन उन धातुओं का क्या जो रिएक्टिविटी लैडर में सबसे ऊपर है, जैसे एल्यूमिनियम? वो ऑक्सीजन को इतनी मजबूती से पकड़कर रखते हैं कि नॉर्मल तरीके उन पर काम ही नहीं करते। इनके लिए हमें एक पावर हंग्री मेथड अपनाना पड़ता है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इसमें ओर को पिघलाकर उसमें से बहुत पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है ताकि धातु और ऑक्सीजन अलग हो सकें। और मेटलर्जी का एक जबरदस्त प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखना है तो ये देखिए, ये है थर्मिट रिएक्शन। इसमें एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करके आयरन ऑक्साइड से लोहे को अलग किया जाता है। ये रिएक्शन इतनी ज्यादा हीट पैदा करता है कि लोहा पिघल जाता है, और इस पिघले हुए लोहे से टूटी हुई रेलवे पटरियों को ऑन द स्पॉट वेल्ड किया जाता है। ये है वो केमिस्ट्री जो लैब से निकलकर असल दुनिया में काम आती है। तो ठीक है, हमने चट्टानों से शुद्ध धातु निकाल ली, ग्रेट। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है, पता है क्या? प्योर होना हमेशा बेस्ट नहीं होता। असल में प्योर मेटल्स अक्सर हमारी जरूरतों के हिसाब से बहुत ज्यादा सॉफ्ट या कमजोर होती हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है 24 कैरेट सोना। ये 100% प्योर गोल्ड है, पर ये इतना सॉफ्ट होता है कि आप इसे हाथ से भी मोड़ सकते हैं। अब ये देखने में तो बहुत सुंदर है, पर रोज पहनने वाली ड्यूरेबल ज्वेलरी बनाने के लिए ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है एलॉयज, यानी मिश्र धातुएं। एलॉय क्या है? ये 2 या 2 से ज्यादा धातुओं का या एक धातु और एक अधातु का मिक्सचर है। हम ये मिक्सचर इसलिए बनाते हैं ताकि हमें अपनी पसंद की प्रॉपर्टीज मिल सकें, जैसे स्टेनलेस स्टील, ये लोहा, निकल और क्रोमियम का एलॉय है। ये हार्ड भी है और इसमें जंग भी नहीं लगता। या फिर पीतल, ये तांबे और जिंक का एलॉय है जो अकेले तांबे से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। मतलब हम अपनी जरूरत के हिसाब से मेटल्स को डिजाइन कर सकते हैं। चलिए, हमने धातुओं को निकाला, उन्हें प्योर किया और उन्हें और बेहतर बनाने के लिए उनके अलॉयज भी बना लिए। लेकिन एक आखिरी दुश्मन अभी भी बाकी है, खुद नेचर। ज्यादातर धातुएं और खास तौर पर लोहा नेचुरली अपनी ओरिजिनल ऑक्साइड स्टेट में वापस जाना चाहती हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं करोजन, या आम भाषा में जंग लगना। ये एक क्लासिक स्कूल एक्सपेरिमेंट है जो जंग लगने की असली वजह दिखाता है। लोहे में जंग लगने के लिए 2 चीजों का एक साथ होना जरूरी है, हवा यानी ऑक्सीजन और पानी, जैसा कि इन टेस्ट ट्यूब्स में दिखाया गया है। अगर आप इनमें से किसी एक को भी हटा दें तो लोहा पूरी तरह से सेफ रहता है, जंग नहीं लगता। तो हमें जंग से लड़ते कैसे हैं? हमारे पास कई स्मार्ट तरीके हैं। सबसे सिंपल तो है पेंट, तेल या ग्रीस लगा देना ताकि धातु का हवा और पानी से कांटेक्ट ही टूट जाए। एक और तरीका है गैल्वेनाइजिंग। इसमें लोहे के ऊपर जिंक की एक परत चढ़ा दी जाती है। ये जिंक खुद जंग खाकर लोहे को बचाता है। और जैसा हमने पहले देखा, हम स्टेनलेस स्टील जैसे जंग-रोधी एलॉयज भी बना सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि जंग लगना कोई मॉडर्न प्रॉब्लम है, तो जरा दिल्ली के इस आयरन पिलर को देखिए।
ये 1600 साल से भी ज्यादा पुराना है और आज तक इसमें जंग नहीं लगा है। ये एंशिएंट इंडियन मेटलर्जिस्ट के इनक्रेडिबल स्किल का एक जीता जागता सबूत है, एक ऐसा अजूबा जिसका रहस्य आज के वैज्ञानिक भी पूरी तरह से नहीं सुलझा पाए हैं। तो चट्टानों से लेकर अंगूठियों तक और रेलवे की पटरियों तक ये धातुओं की कहानी है। कैसे हमने उन्हें समझा, अपनी मर्जी से ढाला और इसी काबिलियत ने हमारी आज की दुनिया को शेप दिया है। हमने उन्हें क्लासिफाई किया, जमीन से निकाला, उन्हें बेहतर बनाया और उन्हें बचाया भी। ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर ब्रॉन्ज एज और आयरन एज ने हमारे पास्ट को डिफाइन किया, तो हमारे फ्यूचर को कौन से मटेरियल्स डिफाइन करेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं।